हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे अव्यय की। हिंदी में हम अव्यय की बात करेंगे और हमने आपसे पूछा भी था कि अगर आपको इसमें पसंद आ रहा है तो हम इसमें बताएंगे, या बोर्ड पे पसंद आ रहा है तो हम बोर्ड में आपको बताएंगे। बस ये था कि बोर्ड में आपको समय ज़्यादा लगता है और एक वीडियो की जगह आपकी 2 वीडियो आती, और इसमें क्या है कि मेरे पास जो नोट्स है उसी से हम पढ़ाएंगे, तो एक ही वीडियो में आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, तो इसमें क्या है, कम समय लगेगा और ज़्यादा चीज़ें हम आपको कवर करवा पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को पसंद करने के लिए धन्यवाद। थोड़ा सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिन्होंने भी कहीं से कोर्स नहीं लिया है या जिन्हें भी केवीएस की तैयारी करनी है हिंदी की। ओके, हिंदी में हम यहाँ 30 में 30 की गारंटी लेते हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। तो हिंदी में हम आपकी इसकी पूरी तैयारी कराएंगे। बाकी आप सब्जेक्ट तैयार करिए, हिंदी की टेंशन मत लीजिए। यहीं से चाहे आप नोट्स बनाइए, चाहे आप रिवाइज करिए, चाहे जैसे करिए, क्योंकि चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट दी जा रही हैं। बेसिक से एकदम जो भी हिंदी के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो, हम आगे रचनाओं को भी देखेंगे, तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो इन सभी के टेंशन को आप छोड़ दीजिए कि आपको हिंदी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम अव्यय को ख़त्म करेंगे। जो भी लगेगा हमारा 20, 25, 30 मिनट, उसमें हम अव्यय को ख़त्म कर देंगे। कल हमने क्रिया को लगभग 40 मिनट में ख़त्म कर दिया था, और ये वीडियो आपका लगभग जाता तो हमारी 3 वीडियो में जाता, कम से कम 1.5 घंटे में, अगर हम बोर्ड पे इसको लेते। तो इसमें है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है क्योंकि नोट्स लिखी रहती है और उसी पे हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आगे कि अव्यय होता क्या है। जहाँ तक हम बात करते हैं अव्यय की, तो अव्यय क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए। तो अव्यय का मतलब होता है, एक सेकेंड, तो हम बात करेंगे अव्यय। ओके, तो अव्यय का मतलब होता है आ प्लस व्यय। आ प्लस व्यय, आ मतलब जो ना होता है, और व्यय मतलब खर्च होता है, यानी कि जो खर्च ना हो। ओके, या अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसमें परिवर्तन ना हो। क्या कह सकते हैं, जिसमें परिवर्तन ना हो, वो क्या होता है, अव्यय होता है। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, ओके, जिसमें परिवर्तन ना हो। अभी तक हमने पढ़ा था संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि ये सभी होते हैं विकारी और ये सभी क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन हम अगर बात करें अव्यय की, तो अव्यय हमारा जो है, अव्यय होता है अविकारी। तो अव्यय में किसी भी प्रकार से हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि अव्यय क्या होता है, अविकारी होता है। ओके, और अव्यय को हम 4 भागों में बांटेंगे और चारों चीज़ों को डिटेल में हम पढ़ेंगे किस किस भाग में बांटेंगे। तो ये याद रखिएगा, अव्यय क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। अव्यय को हम 4 भाग में बांटते हैं। पहला क्या है, संबंध बोधक अव्यय। ओके, पहला है संबंध बोधक अव्यय, तो हम थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं। और दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, और तीसरा हमारा आता है क्रिया विशेषण। ये थोड़ा आपका बड़ा पड़ेगा, क्रिया विशेषण थोड़ा जितना भी समय लगना होगा इसी में लगेगा। और आगे है विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, तो इन अव्यय को हमने 4 भागों में बांट दिया और देख लिया कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसका, जैसा कि हमने क्या देखा, समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक, सॉरी शुरू से देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, और क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे कि क्या होते हैं ये सब चीज़ें, क्या है चीज़ें। तो पहले अव्यय को हमने देखा अविकारी होते हैं। अब हम आते हैं सीधे चैप्टर पे। तो सीधे हम चैप्टर पे आते हैं आपके। ओके, तो चलिए सीधे आते हैं हम चैप्टर पे, और हमने कलर यहाँ से ले लिया, ये कलर। चलिए अब हम आते हैं सीधे चैप्टर पे। जैसे लिखा है यहाँ पर अव्यय। ओके, क्या लिखा हुआ है, अव्यय। तो अव्यय सबसे पहले हमने लिखा है कि अव्यय क्या होते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको। अव्यय क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। ओके, जहाँ तक हमने देखा अव्यय लिखा है। अव्यय क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। सीधा सीधा पहले भी हमने प्रकार भी लिख दिया। पहला क्या है, संबंध बोधक अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है क्रिया विशेषण, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं। क्या लिखा है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी विकार नहीं होता है या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जिसमें हम किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन ना कर पाएँ। इससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो इन सभी चीज़ों में हम परिवर्तन कर सकते थे और ये क्या हो जाते थे, विकारी थे ये। और इसमें क्या है, अव्यय क्या है, अव्यय सीधा सीधा हम बताए हैं कि अव्यय क्या होता है, अविकारी होता है। ओके, अव्यय क्या है आपका, अविकारी होता है। तो इन चीज़ों को हम जानते हैं। फिर आगे देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ नोट में क्या लिखा है कि सदैव अपरिवर्तित या अविकारी होते हैं। अव्यय क्या होते हैं, सदैव अपरिवर्तित या अविकारी होते हैं। इन चीज़ों को, सब चीज़ें नोट करिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये मेरी नोट्स की चीज़ें हैं, जो हम खुद पढ़ते हैं वही हम आपको बता रहे हैं।
और बात करेंगे उदाहरण, जैसे मैंने कहा कि मैं कल बाजार जाऊंगा, तो जैसे इसमें जो कल है तो कल हमारा क्या हो गया, अव्यय शब्द हो गया। कल में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ओके, कल में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक बार और बता देते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। नोट में हमने क्या लिखा है कि सदैव अपरिवर्तित या विकारी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण में हमने बताया कि मैं कल बाजार जाऊंगा या मैं बाजार कल जाऊंगा, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख गया है, तो मैं कल बाजार जाऊंगा, तो इसमें कल क्या हो गया, अव्यय हो गया। क्योंकि हम सभी चीज़ में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कल में परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए मैं का मुझे भी हो सकता है, बाजार का बाजारों भी हो सकता है, ठीक है, जाऊंगा का जाऊंगी भी हो सकता है। तो सभी चीज़ों में यहाँ पर हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कल में जो है यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने ये देख लिया, अव्यय के बारे में देख लिया, और क्या देखा, इसकी परिभाषा देख। अब हम देखते हैं अव्यय के प्रकार। तो अव्यय के हमने बताया आपको 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हमने बताया, एक बार और देखिए। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहला हमारा क्या आता है, संबंध बोधक अव्यय। जैसा कि हमने लिखा पहला प्रकार संबंध बोधक अव्यय, तो लिखा है वह अविकारी शब्द हैं। संबंध बोधक अव्यय क्या है, वह अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर, ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं। यानी कि एक संज्ञा, ये वाक्य में ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त तो होते हैं, ओके, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, उसके साथ प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट करिएगा। तो यहाँ आपकी परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं और उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए संबंध बोधक अव्यय के की पॉइंट हमने कुछ नोट किए हैं। देखिए यहाँ पर अगर वाक्य में आपका के साथ आ जाएगा, तो हम इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसमें। चलिए, अगर वाक्य में आपका क्या आ जाएगा, के साथ आ जाएगा, ओके, वाक्य में आ जाएगा आपका के साथ, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। के सामने आ जाएगा तो भी संबंध बोधक अव्यय होगा। के चारों ओर, ठीक है, ये की पॉइंट आपका, यानी कि जो भी उदाहरण के बीच में अगर ये सारे शब्द आ रहे हैं तो आपका संबंध बोधक अव्यय होगा। के निकट, ओके, के भीतर, के पीछे और के बिना, तो ये सारे शब्द हमारे क्या हो गए, ये संबंध बोधक अव्यय के जो शब्द हो गए, की पॉइंट हो गए। अगर ये कहीं वाक्य में आ जा रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि संबंध बोधक अव्यय है। तो चलिए एक बार परिभाषा और देखते हैं, फिर खिसकाते हैं ऊपर कि संबंध बोधक अव्यय क्या है। वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें कुछ शब्द आते हैं, के साथ, के सामने, के चारों ओर, के निकट, के भीतर, के पीछे या के बिना, तो ये सारे शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वो उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि ये संबंध बोधक अव्यय हैं। तो कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है संबंध बोधक, जैसे लिखा है मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो के बिना क्या है, संबंध बोधक है। यहाँ से पूरब की ओर तालाब है, की ओर बच्चे पिता के साथ मेला गए हैं, ठीक है, और तुम घर के भीतर आओ, जल के बिना, के बिना यहाँ पर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय की पहचान आपकी यहाँ से हो जाएगी। इसी जंगल के पीछे नदी बहती है, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, मैं हॉस्टल से दूर पहुँच गया और हिमांशु की अपेक्षा मोहन होशियार है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें अव्यय हैं, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और ये कौन से अव्यय हैं, संबंध बोधक अव्यय है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। संबंध बोधक अव्यय में हमने क्या बताया आपको, के बिना, ओके, के बिना, की ओर, के साथ, के भीतर, के और के बिना तो हमने बता ही दिया था, के पीछे, के सामने, से दूर और की अपेक्षा। तो ये सारे जो की पॉइंट हैं हमारे, ये सारे क्या हैं, हमारे की पॉइंट हैं। के बिना, की ओर, के साथ, के भीतर, फिर के बिना है, के पीछे, के सामने, के से दूर और की अपेक्षा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी संबंध बोधक अव्यय की पहचान हो गई। अब हम देखते हैं कि संबंध बोधक अव्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो हम प्रकारों को देखते हैं। देखिए इसके प्रकार कितने होते हैं, 13 भेद होते हैं संबंध बोधक अव्यय के। ये NCERT ने बताया और कई एग्जामों ने भी इसे माना है 13 प्रकार, और कहीं कहीं ये 14 प्रकार भी माना जाता है। तो 14 ये गलत है, 14 मत पढ़िएगा, 13 ही प्रकार होते हैं जिसे NCERT ने माना है और एग्जाम में भी आयोग ने भी माना है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो पहले देखते हैं 13 भेद कौन कौन से होते हैं, फिर उनके बारे में एक एक को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, कालवाचक, ओके, कालवाचक। दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है दिशावाचक, चौथा क्या है, साधनवाचक, पांचवा है विरोधवाचक और छठा है व्यतिरेकवाचक, सातवां है उद्देश्य या हेतुवाचक, आठवां है साहचर्यवाचक और नौवां है विषयवाचक और 10वां है संग्रहवाचक और 11वां है विनिमयवाचक
और 12वां है सादृश्यवाचक, 13वां है तुलनावाचक। तो अब हम एक एक को देखते हैं। तो 13 भेद हमने देखे किसके, संबंध बोधक अव्यय के। कितने भेद होते हैं, 13 हमने देखे। किसके, संबंध बोधक अव्यय के, नाम मत भूल जाइएगा। संबंध बोधक अव्यय के हमने देखे कितने भेद होते हैं, 13 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला क्या हमने देखा, कालवाचक। तो काल का किससे अर्थ होता है, समय से। तो समय क्या, पहले, बाद, आगे, पीछे, तो ये सारे समय से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे कालवाचक। कालवाचक में आ जाएंगे पहले, बाद, आगे, पीछे। फिर दूसरा आता है स्थानवाचक, जो चीज़ें स्थान से संबंधित होंगी, जैसे बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे, तले, नज़दीक, तो ये चीज़ें हो गई। फिर अगला है दिशावाचक, तो जहाँ से दिशा का बोध होता है, जैसे निकट, पास, समीप, दूर, तरफ, सामने। ओके, तो जहाँ से दिशा का बोध होगा वो दिशाबोधक अव्यय हो जाएंगे, क्योंकि शब्दों से आप पहचान जाएंगे। फिर आगे देखते हैं साधनवाचक। ओके, साधन में क्या आ जाता है आपका, तो साधन में यहाँ हमारे आ जाएगा जरिए। ये क्या लिखा हुआ है, जरिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं जरिए, जरिए। और अगला है आपका सहारे, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, जरिए, सहारे, ये चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। जरिए, सहारे या द्वारा, द्वारा निर्मित आ गया यहाँ पर, द्वारा निर्मित। ओके, ये चीज़ें आ गई। एक होता है मार्फत भी होता है, मार्फत, और लिखा है माध्यम। तो ये जो साधन से रिलेटेड हों, जिनके माध्यम से कोई चीज़ हम कर पाएँ, जो साधन से रिलेटेड होंगे, वो चीज़ें आ जाएंगी हमारी साधनवाचक में। जैसे साधनवाचक में पहला क्या आ गया, जटिल आ गया। दूसरा क्या, सहारे। तीसरा क्या है, द्वारा। ओके, चौथा क्या है, द्वारा निर्मित। और पांचवा क्या है, मार्फत है और माध्यम है। तो ये चीज़ें हमारी आ गई साधनवाचक अव्यय में। ओके, साधनवाचक में आ गई। फिर अगला क्या है, विरोधवाचक। तो विरोधवाचक में हम बात करेंगे। ओके, विरोधवाचक में हम बात करेंगे। विरोधवाचक में जैसे उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, ये सारे शब्द आ जाएंगे। फिर अगला हमारा आता है छठा, क्या है, व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेक मतलब जैसे किसी के बिना, सहारे, सहारे नहीं, बिना, सिवा, अलावा, बगैर, अतिरिक्त, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी व्यतिरेक। ओके, फिर अगला हम देखते हैं उद्देश्य या हेतुवाचक। तो उद्देश्य या हेतुवाचक में ऐसे शब्द आएंगे जैसे वास्ते हो गया, हेतु हो गया, लिए हो गया। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे उद्देश्य या हेतुवाचक में। फिर अगला हम देखते हैं सहचर्यवाचक। सहचर्यवाचक में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सहचर्य नहीं, साथ में, समेत, संग, साथ, सहित, पूर्वक, स्वाधीन। तो सहचर्य मतलब क्या होता है, साथ। ओके, तो ये सारे वाक्य आ जाएंगे, शब्द आ जाएंगे यहाँ पर। फिर अगला देखते हैं विषयवाचक। विषयवाचक में देखिए क्या क्या चीज़ें आएंगी, विषय आ जाएगा, बाबत हो जाएगा, लेख और निस्बत। तो ये शब्द भी याद रखिएगा, जो जो शब्द हमने बताए हैं। फिर अगला देखते हैं विषयवाचक के बाद क्या आ जाता है, विषयवाचक के बाद आता है संग्रहवाचक। ठीक है, संग्रह मतलब कोई चीज़ें संग्रह करना। तो समेत हो जाएगा, भर हो जाएगा, तक हो जाएगा, तो ये संग्रहवाचक शब्दों में आ जाते हैं। फिर देखते हैं विनिमयवाचक। ओके, विनिमयवाचक में क्या है, पलटे, बदले, जगह, एवज, तो ये सारे शब्द आ जाते हैं विनिमयवाचक में। फिर 12वां हम क्या देखते हैं, सादृश्यवाचक। सादृश्य यानी किसी के समान। ठीक है, तो यहाँ पर समान हो जाएगा, तरह, भांति, तुल्य, सदृश या जैसा, तो ये सादृश्यवाचक शब्दों में आ जाएंगे। फिर लास्ट है तुलनावाचक। तो तुलनावाचक में क्या हो जाएगा, अपेक्षा, निस्बत और सामने। वह निस्बत है ये, हाँ। ओके, ये वह निस्बत है, निस्बत नहीं, वह निस्बत है। तो ये चीज़ें हमने देखी संबंध बोधक अव्यय। चलिए एक बार हम और रिकॉल इसको करते हैं, फिर हम समुच्चय बोधक पे आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको। जैसा कि हमने यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय के बारे में बताया कि जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। की पॉइंट क्या है, के साथ, के सामने, के चारों ओर, के निकट, के भीतर, के पीछे, के बिना। तो अगर ये सारे शब्द कहीं आ जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। जैसा कि हमने उदाहरण भी जान लिया था, यहाँ पर आपने देख लिया है। फिर इसके हमने कहा था 13 भेद होते हैं। तो 13 भेद में कौन कौन सा, कालवाचक। ओके, कालवाचक में क्या क्या आता है आपका, कालवाचक में आ जाता है पहले, बाद, आगे, पीछे। फिर दूसरा क्या हमने देखा था, स्थानवाचक। तो इसमें क्या आता है, बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे, तले, नज़दीक। फिर तीसरा है दिशावाचक। इसमें कौन कौन से शब्द आपके आ जाते हैं, निकट, पास, समीप, और, तरफ, सामने। फिर चौथा है आपका साधनवाचक। तो साधनवाचक में क्या आ जाता है, जरिए, सहारे, द्वारा निर्मित, मार्फत या माध्यम हमने बताया था। फिर हमने देखा 5वां क्या था, विरोधवाचक था। तो इसमें क्या आ जाता, कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत। फिर छठा है आपका व्यतिरेकवाचक। तो इसमें क्या आ जाता है, सिवा, बिना, अलावा, बगैर, अतिरिक्त। ओके, फिर अगला क्या था, उद्देश्यवाचक था। तो उद्देश्यवाचक या हेतुवाचक में क्या, वास्ते, हेतु, लिए चीज़ें आ गई थी। और सहचर्यवाचक में हमने देखा था कि समेत, संग, साथ या सहित या स्वाधीन, ये चीज़ें आ गई थी। और विषयवाचक में हमने देखा था विषय, बाबत, लेख, निस्बत। और संग्रहवाचक में समेत, भर, तक। और विनिमयवाचक में पलटे, बदले, जगह, एवज चीज़ें आ गई थी। और सादृश्यवाचक में आ गया था समान,
तरह, भांति, तुल्य, सदृश, और तुलनावाचक में आ गया था अपेक्षा, विनिस्बत और साम्य। तो ये संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर खत्म होता है। तो संबंध बोधक को हमने देखा डिटेल में, थोड़ा ये चैप्टर भी आपका बड़ा है, लेकिन हम एकदम डीप में जाते हैं, डीप में आके जाके आपको बताएंगे, क्योंकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका फंसे नहीं। क्यों, यहाँ आपने देखा होगा संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद यहाँ पर कोई नहीं पढ़ाता है। ओके, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी लगती है वीडियो में, क्वालिटी मीन्स क्वालिटी का मतलब वो बात नहीं कर रहे हैं कि एकदम क्वालिटी आपका 1020 पे हो, ऐसी चीज़ें हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कंटेंट की क्वालिटी के बारे में। तो अगर वो क्वालिटी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा हमारी वीडियो को। और देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% फंसेंगे, ये श्योर है आपका, क्योंकि इतनी डीप में पढ़ा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन जाएगा भी तो जाएगा कहाँ। चलिए फिर अगला आता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? ये होते हैं कि जो शब्द, ओके, जो शब्द वाक्य या, ओके, जो शब्द वाक्य या, एक मिनट, हाँ देख लेते हैं, जो शब्द वाक्य या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ओके, जो किसको कहते हैं? शब्द या वाक्य को जोड़ते हैं, शब्द या वाक्य को जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब इसकी की पॉइंट देख लीजिए, कौन कौन से चीज़ें आएंगी बीच में, तो आप जान जाएंगे कि ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अगर बीच में आ जाता है आपका कहीं लेकिन, ओके, या आ जाता है, और आ जाता है, नहीं तो, इसलिए, कि, तथा, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो अगर ये सारे शब्द आ जाते हैं तो आप ये समझेंगे कि ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। कौन कौन से शब्द? लेकिन, या, और, नहीं तो, इसलिए, कि, तथा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करिएगा। अब उदाहरण हम देख लेते हैं कि उदाहरण क्या क्या है। मुझे पेन या कापी चाहिए। देखिए दोनों में समुच्चय बना रहे हैं, ओके, और ये क्या कहते हैं? शब्दों को जोड़ रहे हैं। ये वाक्य, ये शब्द क्या होते हैं? ये जो होते हैं की पॉइंट है, ये शब्दों को जोड़ते हैं। तो या यहाँ पर क्या कर रहा है? शब्दों को जोड़ रहा है कि मुझे पेन या कापी चाहिए। तो या क्या हो गया? समुच्चय बोधक हो गया। जहाँ पर यह आएगा हम जान जाएंगे ये चीज़ें। जल्दी चलो, नहीं, सॉरी, राम ने खाना खाया और सो गया। तो और क्या हो गया? समुच्चय बोधक शब्द हो गया, यहाँ पर अव्यय हो गया। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। तो क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। मैं चाहता हूँ कि भारत की तरक्की हो, ओके, तो की हो गया, की। और मोहन मुंबई गया तथा रवि दिल्ली गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? कौन कौन से अव्यय आए हैं? या आए हैं, समुच्चय बोधक अव्यय में या आया है, और है, ओके, जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है, तो है, की है, और क्या है? तथा। तो इन सभी से रिलेटेड हमने वाक्य आपके बता दिए उदाहरणों के माध्यम से। फिर अब हम देखते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इनके केवल नाम इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, हमने डिटेल बता दी है, एक बार हम बता देंगे आपको। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अव्यय होते हैं ये? सॉरी, एक मिनट, हाँ, तो ये होता है 2 प्रकार के अव्यय होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो इन दोनों के नाम आपको जानना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल आपको नहीं जानना है, लेकिन हम बता देते हैं एक बार। तो हम देखते हैं प्रकार में हमने क्या देखा है कि हमने प्रकार में ये देखा है कि आपका 4 उपभेद होते हैं, हमने बात की यहाँ पर। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद हैं। कौन कौन से? संयोजक है, विभाजक है, विरोध दर्शक है और परिणाम दर्शक है। तो इन चीज़ों को आपको डिटेल में नहीं जानना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए हम एक बार बता भी देते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। क्योंकि इसलिए डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि आपके क्वेश्चन कहीं से भी बने तो छूटे नहीं यहाँ से। तो संयोजक में क्या हो जाता है? और, एवं, तथा। विभाजक में या, अथवा, नहीं तो, वह चीज़ें आ जाती हैं जो चीज़ें विभाजित करें। और फिर विरोध दर्शक में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, यानी कि जो चीज़ें विरोध करने वाली शब्द होते हैं वो शब्द आ जाते हैं। और परिणाम दर्शक में इसलिए, अतः, अतएव, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमने देखा व्यधिकरण समुच्चय बोधक, इसके भी क्या होते हैं? 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक, ओके। कौन कौन से? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक में क्योंकि, चूंकि, इसलिए, क्योंकि आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि कौन कौन से शब्द आएंगे। उद्देश्यवाचक की, जो कि, ताकि। संकेतवाचक में जो, सो, यदि, तो, ऐसे शब्द आ जाएंगे। और स्वरूपवाचक में क्या आ जाएगा? अर्थात, ओके, अर्थात या यानी आ जाएगा। तो ये हमने क्या देख लिया? समुच्चय बोधक अव्यय के हमने देखे कि 2 प्रकार होते हैं, ओके। कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये डिटेल हमने जान लिया। ये डिटेल वैसे आपको जानने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे अगर कहीं से भी आपका क्वेश्चन डीप में इसलिए बता रहे हैं कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन फंसे तो छूटे है ही नहीं, आपका सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो हिंदी की क्लास चल रही है वो आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका टेट हो, यूपी टेट हो और स्टेट हो, यानी कि सुपर टेट, तो
इतने डिटेल में पढ़ा रहे हैं ना कि दोबारा आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लें। फिर अगला है हमारा तीसरा है क्रिया विशेषण अव्यय। ये थोड़ा अव्यय हमारा भी बड़ा है, तो हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे, जहाँ हमने विशेषण भी पढ़ा था कि जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया की जो भी विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ हमने ये देखा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। यहाँ पर क्रिया विशेषण को हमने 3 भागों में बांटा है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप की दृष्टि के आधार पर। जिसमें से अर्थ के आधार पर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम देखेंगे। अर्थ के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा है, प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा है और रूप या दृष्टि के आधार पर भी हमने 3 भागों में बांटा है। तो पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं, भी कौन कौन सी होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को जानते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। तो नाम को हम जान लेते हैं कौन कौन से होती हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले क्या होती है, हमने देखा अर्थ के आधार पर 4 प्रकार की होती है, लिखा हुआ है। तो पहला क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है, पहला क्या है, हमने देखा कालवाचक, तो हम छोटा छोटा सा लिख रहे हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा हमारा आएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा हमारा आएगा रीतिवाचक। तो इन चारों को हम पढ़ेंगे और चारों से क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे और बाकी जो है डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो हमने कौन कौन से प्रकार देखे, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, अर्थ के आधार पर कालवाचक क्रिया विशेषण को। तो पहले हमने क्या देखा, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण को हम अर्थ के आधार पर देखते हैं। तो पहला टाइप है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कालवाचक क्रिया होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। तो लिखा है जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध होता है। सिंपल सा आपका की पॉइंट क्या है, समय का बोध हो। काल मतलब क्या होता है, काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। काल मतलब समय होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर समय का बोध होता है तो हमारा क्या कहलाता है, एक मिनट, हाँ, तो अगर समय का बोध होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो सिंपल सी हमने जानी चीज़ें कि कालवाचक जो क्रिया विशेषण था, तो वहाँ पे हमने ये जाना कि जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध हो। बस इतना आपको याद रखना है, क्रिया के होने के समय का बोध हो। जैसे यहाँ पर शब्द क्या आ जाते हैं, निरंतर, जैसे कि की पॉइंट में हमने लिखा है निरंतर, अभी, शीघ्र, कल, परसों, यदा, कदा, हमेशा, तत्काल, घड़ी, पूर्व। तो ये क्या हो गए आपके काल से, यानी कि समय से संबंधित शब्द हो गए। तो ये सारे शब्द क्या आ जाएंगे आपके कालवाचक क्रिया विशेषण में। तो उदाहरण भी हम देख लेते हैं। तो उदाहरण हम देखते हैं, तो उदाहरणों को हम देख लेते हैं। जैसे लिखा है पानी अभी निरंतर बह रहा है, तो निरंतर क्या हो गया आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। फिर मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, तो ये भी समय से संबंधित हो गया। अभी क्या हो गया आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। फिर लिखा है राम शीघ्र जाओ, राम शीघ्र जाओ, तो शीघ्र किससे संबंधित हो गया, समय से संबंधित हो गया। और देखा हमने कि अजय कल जयपुर जाएगा, तो कल भी क्या हो गया, समय से संबंधित हो गया। तो हम देखते हैं समय से संबंधित उदाहरणों में हमने देखा निरंतर, तो निरंतर हमारा समय से संबंधित होता है। ओके, फिर देखा अभी, और फिर शीघ्र, और क्या देखा, कल। तो ये हमने देखा कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो भी चीज़ें हमारी समय का बोध कराती हैं, जो क्रियाएं हमारी समय के होने का बोध कराती हैं, क्रिया होने के समय का जहाँ पर बोध होता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसा कि हमने आपका देख लिया, क्या क्या शब्द बीच में आ जाएंगे, निरंतर, अभी, शीघ्र, कल, परसों, यदा, कदा, हमेशा, तत्काल, घड़ी, पूर्व। ओके, तो ये चीज़ें हो गई हमारी, क्या हो गई, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे हम देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये हमारा दूसरा टाइप है, दूसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, स्थान का बोध होता है। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। कालवाचक में हमने देखा था काल का या समय का पता चलता है, और स्थानवाचक में क्या होता है, समय का पता चलता, स्थान का पता चलता है। जैसे कौन कौन से शब्द आ जाते हैं यहाँ पर आपके स्थानवाचक में, कहाँ। ओके, कोई कहाँ, यानी कि कोई पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कोई ना कोई स्थान होगा जहाँ वो जा रहा है, तो कहाँ भी आपका स्थान से संबंधित है। वहाँ, यहाँ, किधर, उधर, बाहर, अंदर, भीतर, पास, ओर, दूर, इस ओर,
उस ओर, दाएं बाएं उधर। तो यानी कि जो भी शब्द हमारे समय का स्थान का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये सारे की पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को नोट करिएगा, क्योंकि ये शब्द अब अगर आपको याद होंगे तो आपके उदाहरण कहीं भी नहीं गलत होंगे। तो अब देखते हैं, हम उदाहरणों को भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है तुम्हारा घर कहाँ है, तो भाई घर कहीं ना कहीं होगा, तो ये कहाँ किससे संबंधित होगा, स्थान से संबंधित होगा आपका। लिखा है भीतर जाकर बैठ जाओ, तो भीतर भी कोई स्थान ही है, तभी उन्होंने कहा है कि भीतर जाकर बैठ जाओ। और यहाँ से चले जाओ, तो यानी कि तुम कहीं पे थे, कोई स्थान पे थे, तो वहाँ से कहा गया तुमसे कि चले जाओ। तो ये चीज़ें हो गई हमारी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो हमने डिटेल में देख लिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण को। तो ये चीज़ें क्या हो गई, हमने देखा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। ओके, क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। की पॉइंट हमने देखा, कहाँ, वहाँ, यहाँ, किधर, उधर, बाहर, अंदर, भीतर, पास, दूर, और, इस ओर, उस ओर, दाएं बाएं उधर। तो ये सारे पॉइंट जहाँ पर आ जाएंगे वहाँ पर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं अगले टाइप पे। तो अगला हमारा टाइप क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है, परिमाणवाचक। ये सारे अर्थ के आधार पर चल रहे हैं, इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो अगला होता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो हमने क्या देखा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये तीसरा टाइप था हमारा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या कह रहा है, इसकी परिभाषा क्या कह रही है आपकी। तो इसकी परिभाषा कह रही है आपकी कि जिन शब्दों से, ओके, जिन शब्दों से क्रिया के नाप तोल का पता चलता है। किससे पता चलता है, नाप तोल, अच्छा परिमाण का, यानी कि किससे पता चलता है, नाप तोल या परिमाण का पता चलता है। नाप तोल या परिमाण का, नाप तोल या परिमाण का पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें कुछ शब्द आते हैं हमारे, तो उनको भी हम की पॉइंट है जिनको नोट करते हैं। शब्द हमारे क्या हो गए, थोड़ा, कम, न्यून, न्यून मतलब भी थोड़ा होता है, अधिक, स्वल्प मतलब भी थोड़ा होता है, बहुत, अल्प मतलब भी थोड़ा होता है, अत्यंत, पर्याप्त, बूंद बूंद, ओके, केवल, प्रायः और सर्वथा। कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, शब्दों को एक बार हम और देखते हैं। तो इन शब्दों को एक बार हम और देखते हैं, कौन कौन से शब्द आ रहे हैं हमारे में, थोड़ा, कम, न्यून, अधिक, स्वल्प, बहुत, अल्प, अत्यंत, पर्याप्त, बूंद बूंद, केवल, प्रायः, सर्वथा। जहाँ पर किसी चीज़ के नाप तोल या परिमाण की बात की जाए, किसी की मात्रा को नापने की बात की जाए, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे उदाहरण में हमने देखा कि मुझे कम टॉफ़ी मिली, तो बताया गया है कम टॉफ़ी मिली, चाहे गिनती में कम मिली है, चाहे मात्रा में कम मिली है, तो क्या होता है, मुझे कम टॉफ़ी मिली। वह अधिक बोलता है, तो क्या है, वह अधिक बोलता है, यानी कि बोलने की मात्रा थोड़ा कम करने को कहा जाता है। तो यानी कि हम मात्रा से भी संबंधित चीज़ें होती हैं, नाप तोल या परिमाण। तो क्या है, मुझे कम टॉफ़ी मिली, वह अधिक बोलता है, तुम थोड़ा बोला करो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये सारे शब्द क्या हो गए, ये सारे शब्द हो गए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हमने जान लिया कौन कौन से शब्द आएंगे। और यहाँ पर क्या होता है, क्रिया के नाप तोल अथवा परिमाण का पता चलता है, तो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। शब्दों को हमने देख लिया, थोड़ा, कम, न्यून, अधिक, स्वल्प, बहुत, अल्प, अत्यंत, पर्याप्त, बूंद बूंद, केवल, प्रायः, सर्वथा। तो ये सारे जो शब्द बता रहे हैं, शब्दों को नोट करिएगा, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर अगला लास्ट हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम देखते हैं, चौथा है हमारा अर्थ के आधार पर। बताया था हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो ये चौथा भेद है। पहला हमने जाना कालवाचक, फिर दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा क्या है, रीतिवाचक। तो रीति क्या होता है, रीतिवाचक में होता है कि यहाँ पर ये बात की जाती है कि जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चलता है, क्रिया के होने की रीति का पता चलता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, तो क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, क्रिया के होने की रीति का पता चलता है। फिर हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उदाहरणों को, फिर देखते हैं इसके की पॉइंट को। तो हमने क्या देखा था यहाँ से, रीतिवाचक विशेषण को, और फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे की पॉइंट को। इसके लिखा है साइकिल धीरे धीरे चलती है। देखिए ये क्या है, रीति से संबंधित है। संभव है कि वह आ जाए, जल्दी जल्दी समय जल्दी जल्दी ढल रहा है, अचानक आ गए, यानी कि लिखा गया राम अचानक आ गए। ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो ये जो शब्द यहाँ पर आए हैं, धीरे धीरे, संभव है, जल्दी जल्दी, अचानक, तो ये सारी हमारी रीतिवाचक विशेषण से हो जाएगी, यानी कि जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चलता है। किस विधि से आप गए, साइकिल से धीरे धीरे गए, संभव है कि वह आए, और समय जल्दी जल्दी ढल रहा है, राम क्या है, अचानक आ गए। फिर आगे हम देखते हैं कौन कौन से शब्द आ जाएंगे रीतिवाचक विशेषण में। तो रीतिवाचक विशेषण में शब्द आ जाता है जल्दी जल्दी, संभव है, धीरे धीरे, धड़ाधड़, ठीक, सचमुच, झटपट, आप ही आप, सहसा, अवश्य, कदापि नहीं, यथा, ध्यानपूर्वक और अचानक। चलिए एक बार और देखते हैं, की पॉइंटों को नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी, संभव है, धीरे धीरे, धड़ाधड़, ठीक, सचमुच, झटपट,
ओके, आप ही आप, सहसा, अवश्य, कदापि नहीं, यथा और ध्यानपूर्वक और अचानक। तो ये हो गए हमारे अर्थ के आधार पर हमने 4 भेदों को जाना। कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, परिमाणवाचक और रीतिवाचक विशेषण को जान लिया। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण का एक प्रकार हमने और बताया था कि प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। क्रिया विशेषण में हमने बताया था कि प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। यहाँ से आपके सिर्फ प्रकार पूछेगा, बाकी क्वेश्चन आपके यहाँ से नहीं बनेंगे। ओके, यहाँ से सिर्फ आपके प्रकार ही पूछे जाएंगे, तो डिटेल आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? साधारण क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। फिर हमने देखा कि रूप के आधार पर, तो इन सभी में केवल आपको नाम याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है, केवल नाम याद रखना है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आपकी। वैसे जहाँ तक प्रयोग के आधार पर, रूप की दृष्टि के आधार पर बहुत कम पूछा जाता है, अर्थ के आधार पर ज़्यादा पूछा जाता है। तो रूप या दृष्टि के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। तो ये चीज़ें हो गई हमारी क्रिया विशेषण अव्यय से हमने जान ली। क्रिया विशेषण अव्यय हमारा समाप्त होता है। फिर चौथा हमारा क्या आता है? विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, चौथा क्या आता है हमारा? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये लास्ट टाइप है हमारा। तो पहला क्या हमने जाना था? समुच्चय बोधक, फिर दूसरा संबंध बोधक और तीसरा क्या? क्रिया विशेषण, और चौथा क्या था? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अव्यय के टाइप थे। तो हम देखते हैं अव्यय में यहाँ पर हमने क्या देखा है। तो अव्यय में हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का बोध होता है। किसका किसका? हर्ष, शोक, घृणा आदि इसके भाव का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो पूरा हम पहले जानते हैं। तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है, और इनका संबंध क्या होता है? वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है। इनका संबंध जो है वाक्य के, जिनका संबंध क्या है? वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए एक बार और जानते हैं। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का बोध हो, ठीक है, तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है। ठीक है, संबंध क्या होता है? वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पर अगर आपका ये निशान आ जा रहा है, ये वाला, ठीक है, तो आप जानेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय, जहाँ पर विस्मय प्रकट हो, हर्ष, शोक, घृणा, दुख, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण में आपके लिखा है, हाय वह चल बसा, यानी कि यहाँ पे दुख प्रकट हो रहा है, इसलिए हमने ये निशान लगाया है हाय। वाह रवि ने कमाल कर दिया, ये खुशी का क्षण था, तो वाह पे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया है। तो और छी कितनी गंदगी है, घृणा से संबंधित हो गया आपका। ठीक है, जी हाँ मैं हूँ खलनायक, अजी सुनते हो, और अरे चले जाओ नहीं तो मार खाओगे। तो ये जहाँ पर ये भी शब्द आ जाएंगे वो विस्मयादि बोधक चीज़ें हो जाएंगी आपकी। तो इसमें आपको इतना भी जानने भर का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगला क्या है? निपात। हम निपात के बारे में बात करें, कहीं कहीं जो है निपात को अव्यय का भाग माना जाता है। ठीक है, निपात को क्या है? अव्यय का भाग माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? निपात को अव्यय का प्रकार या भाग नहीं माना गया। निपात को हम अलग से ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि निपात भी अव्यय में ही आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं निपात भी अव्यय में आता है, तो निपात का क्या मतलब होता है देखते हैं। मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए ही होता है। जैसा कि हमने देखा कि मूलतः जो है निपात का प्रयोग क्या होता है? अव्यय के लिए ही होता है। इसका कोई लिंग वचन नहीं होता है, इसका कोई भी लिंग या वचन नहीं होता है, यानी कि ये भी अविकारी होता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है ये भी अविकारी होता है। जैसे अव्यय होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये अव्यय के लिए, अव्यय का महत्वपूर्ण चीज़ है, मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये अविकारी होगा। और निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। इसका प्रयोग किस लिए होता है? निपात का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। और सिंपल सा ये जानते हैं हम, सिंपल सी चीज़ें ये जानते हैं कि निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना होता है। सीधा सीधा हम जानते हैं कि शब्द समूह को क्या होता है? बल प्रदान करना होता है। जैसे उदाहरण के इसके माध्यम से हम देखते हैं, लिखा है मोहन ने ही श्याम को मारा था। ठीक है, मोहन ने ही श्याम को मारा था। सिंपल सा हम ये भी कह सकते थे कि मोहन ने श्याम को मारा था, तो ये वाक्य पे बल नहीं आता। अगर हमने यहाँ कह दिया ही, मोहन ने ही श्याम को मारा था, यानी कन्फर्म हो गया, वाक्य पे बल हो गया कि मोहन ने ही श्याम को मारा था, तो ही हमारा क्या हो गया? निपात हो गया। निपात से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, इंपॉर्टेंट है निपात, ये भी याद रखिएगा। फिर लिखा है आपको चलना ही पड़ेगा। हम सिंपल सा कह सकते थे कि आपको चलना पड़ेगा, लेकिन वाक्य पर जोर देने के लिए हमने कहा कि आपको चलना ही पड़ेगा। ओके, आपको चलना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कहा गया रवि आपके साथ ही चलेगा, तो ही क्या हो गया? आपका निपात हो गया। जैसे हमने एक शब्द और लिखा कि मुझे पता है। ओके, जैसे हमने यहाँ पर लिखा मुझे पता है, तो सिंपल सा वाक्य होगा। और यहाँ हमने कह दिया मुझे भी पता है, तो भी क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा और वाक्य पर बल हो जाएगा। ये चीज़ें निश्चित हो जाएंगी कि मुझे भी चीज़ें पता है। तो एक बार निपात को हम और देख लेते हैं। मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है।
मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है जिनका कोई लिंग वचन नहीं होता है। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य के श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। और निपात का कार्य होता है वाक्य को बल प्रदान करना, जैसे आया, ही आ गया, भी आ गया, तो ऐसे जहाँ शब्द आ जाएंगे जहाँ से वाक्य को बल प्रदान होता है वो सारी चीज़ें निपात कहलाती हैं। चलिए हम एक बार, ये अव्यय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अव्यय का चैप्टर एक ही वीडियो में हमने समाप्त कर लिया और कम से कम समय में, तो अव्यय हो गया समाप्त। और यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन अगर बाहर जाएंगे तो आप बताइएगा। तो ये इसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कोई भी बुक लेके आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अव्यय को हमने एक ही वीडियो में ख़त्म कर लिया है एकदम डीप में, डिटेल में, कि आपको किसी भी बुक से थ्योरी पढ़ने की तो आवश्यकता है ही नहीं। इतना आप 100% हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा तो 100% आप कर पाएंगे वो चीज़ों, तो उन चीज़ों में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक बार हम और ऊपर से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या देख लिया। सिंपल सा हमने देखा अव्यय क्या होता है, अव्यय के प्रकार देख लिए, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय कौन होते हैं, संबंध बोधक अव्यय के प्रकार देखा, समुच्चय बोधक, उसके भी प्रकार देखा, क्रिया विशेषण को हमने डिटेल से पढ़ा, और हमने विस्मयादि बोधक अव्यय को भी डिटेल में पढ़ा, और हमने क्या देखा, निपात को भी हमने अच्छे से देखा। निपात भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनेगा। तो इसके साथ ही आपकी अव्यय की क्लास होती है ख़त्म। ओके, अव्यय की होती है क्लास ख़त्म। तो ये जो हिंदी की क्लास हमारी है, ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, क्योंकि इसके लिए अगर आपको हमारी क्लास ले तो थ्योरी आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरी थ्योरी या 100% चीज़ें आपको मिलेंगी, और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको किसी भी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो भी चीज़ें होंगी फंसेंगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका कमेंट ही हमारा क्या है, मोटिवेशन है। अगर आप कमेंट करते हैं, ओके, आपका कमेंट क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। अगर आप वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे हम मोटिवेट होते हैं और आपको आंसर भी देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर हिंदी की हम यहाँ पे आपको हमने कहा है कि हम 30 में 30 की तैयारी कराएंगे KVS में आपकी। ओके, हिंदी में हम बात करते हैं कि KVS में हम आपकी 30 में 30 तैयारी कराएंगे, तो हम कराएंगे ये चीज़। इस चीज़ का आप विश्वास रखिए कि हिंदी में आपका एक भी अंक बाहर नहीं जाएगा। इस चीज़ का विश्वास रखिए कि अगर हम KVS की बात कर रहे हैं हिंदी में 30 की 30 की, तो यहाँ से आपका एक भी प्रश्न अगर बाहर जाएगा तो आप बताइएगा। वो चाहे आपकी रचनाएँ आएँ, रचनाएँ हम सब चीज़ें पढ़ाएंगे आपको, और आपका एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे। और उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है, भाई टेंटेटिव डेट आई है तो कुछ टल सकता है। ओके, एग्ज़ाम की हम बात करें तो कुछ टल सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं टलेगा। एक सेकेंड, ओके, कुछ टल सकता है, बात करें तो एक सेकेंड, ओके। तो हम बात करें तो आपका एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम आपका कुछ हद तक टल सकता है, कह सकते हैं कि टल सकता है थोड़ा सा। ओके, तो इन चीज़, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी आपका रीट का एग्ज़ाम लगा है, कई चीज़ों के इंटरव्यू हैं, UGC नेट की चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए KVS को कि इतने सारे एग्ज़ाम लगे होने के बावजूद अपना भी दे दें। बाकी जो भी चीज़ें हैं तो आपको बस तैयारी करनी है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें भी आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी जो है आपके लिए रामबाण क्लास होगी, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं। और एक चैप्टर, ओके, एक टॉपिक या एक चैप्टर मान सकते हैं हम एक वीडियो में ख़त्म कर रहे हैं, और कम से कम समय में। ये बहुत अच्छी बात है कि चीज़ों को हम जल्दी कवर कर ले रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।